दादी, आप इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हैं? आज दोपहर में सोई नहीं क्या? मोनू अपनी दादी की गोद में बैठते हुए बोला। तो मोहिनी जी हल्की मुस्कान के साथ उसका सिर सहलाते हुए बोली, बेटा, अब आँखों में न नींद है न कोई सपना। बुजुर्ग जब थकते हैं ना तो आराम से नहीं, यादों से थकते हैं। कभी ये घर मेरे पति और मेरे प्यार से गूंजता था। तुम्हारे पापा और उनके भाई जब छोटे थे तो पूरे आंगन में धमा चौकड़ी मचाते थे। और अब देखो, मैं अपने ही घर में पराई हो गई हूँ। पराई? आप तो हमारी दादी हो ना? मोनू ने सिर उठाते हुए कहा। तो मोहिनी जी मुस्कुराकर बोली, बेटा, रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं निभते। कुछ रिश्ते उम्र के साथ बोझ लगने लगते हैं। मोनू तो बस इतना ही समझ सका कि दादी को आराम चाहिए, लेकिन असल में मोहिनी जी की थकावट तन की नहीं मन की थी। पति के साथ उन्होंने हर दुख झेले, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पर वृद्धावस्था में वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगे, बात बात पर ताने देने लगे, उनके कमरे तक घुसने से परहेज करने लगे। रात हुई तो मोहिनी जी अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। कमरे के बाहर बहुओं की बातें सुनाई दे रही थी। माँ जी को लेकर बहुत झंझट हो गया है। सुबह सुबह उनका नाश्ता, दिन में उनकी दवा, फिर कुछ गिरा देती है तो बर्तन साफ करूं। दिन भर बस सेवा ही करते रहेंगे क्या? बड़ी बहू ने कहा। तो छोटी बहू भी बोली, और क्या, ऊपर से बच्चों को भी उल्टा सीधा सिखा देती है। मेरा बेटा मोनू तो बस उन्हीं के पीछे लगा रहता है। अरे मेरे बस में होता तो वृद्धाश्रम भेज देती, कम से कम 2 पल की शांति तो मिलती। ये बातें दीवार के पार मोहिनी जी की आत्मा तक पहुंच रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मन ही मन सोचने लगी कि जिस घर को सींचा उस घर की छाँव में अब जगह भी नहीं। अगली सुबह बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, आप चाय बना दो, मैं बच्चों का टिफ़िन बना लूँ। हाँ बहू, अभी बनाती हूँ, कहते हुए मोहिनी जी धीरे धीरे रसोई में चली गई और जाकर चाय चढ़ा दी। लेकिन अब उनके हाथों की पकड़ वैसी नहीं रही। चाय में दूध डालते समय थोड़ा सा दूध नीचे गिर गया, जिसे देखकर बड़ी बहू सरिता चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, अभी इसे साफ करूं। माँ जी, आपसे अब कुछ नहीं होता, बस आराम ही किया करो। बड़ा बेटा पवन भी मुंह बनाते हुए बोला, बुढ़ापे में तो बस बिस्तर चाहिए, काम करवाना भी पाप है। तभी मोनू तोड़ता हुआ आया और दादी का हाथ पकड़कर अपने माँ पापा की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, पापा, आप दादी को डांटते क्यों हो? उन्होंने आपको बड़ा किया है। यह सुनकर पवन और सरिता एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे बच्चे की बात कोई मजाक हो। तभी सरिता उसे समझाते हुए बोली, चलो मोनू, स्कूल की तैयारी करो, ये बातें बड़े होने पर करना। मोहिनी जी वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई, हाथ में पूजा की माला। उनकी आंखें अब भी शांत थीं, लेकिन भीतर कहीं एक तूफान उठ चुका था। मन ही मन सोचने लगी, कभी ये घर मेरी पहचान था, आज मैं ही इसमें अजनबी बन गई हूँ। रसोई में 2 चाय के कप और कई तरह के तानों का धुआं एक साथ उड़ रहा था। बड़ी बहू छोटी बहू से कह रही थी, सुनीता, अब और नहीं सहा जाता। माँ जी की वजह से सारा दिन उलझन में निकलता है, घर में तो चैन ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी। और ये भी तो देखो, उनके पास अभी गहनों का डिब्बा है। कोई और सास होती तो अब तक सब बहुओं में बांट चुकी होती। छोटी बहू पिंकी ने कहा। तो सरिता बोली, अरे गहनों की बात छोड़ो, पहले ये सोचो कब तक हमें इस बुढ़िया को झेलना पड़ेगा। बुजुर्ग तो आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, न कि सिर पर सवार होने के लिए। एक बात कहूँ दीदी, क्यों न हम पवन भैया से बात करें, उन्हें मनाएं कि अम्मा जी को किसी वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे ओल्ड एज होम हैं, देखभाल, डॉक्टर, सब कुछ सुविधा होती है। सरिता कुछ सोचने लगी, फिर सिर सहलाते हुए बोली, सही कह रही हो, घर में भी चैन मिलेगा और सबके सामने
सेवा का नाम भी रहेगा। हम कहेंगे कि उनकी देखभाल वहाँ बेहतर होगी। दोनों बहुओं की हंसी एक दूषित हवा की तरह रसोई से निकलकर पूरे घर में फैलने लगी। दूसरे दिन पवन सरिता से बोला, सरिता, मेरी टाई कहाँ है? माँ जी के कमरे में होगी, हर चीज़ वहीं पहुँची रहती हैं आपकी। सरिता ने कहा तो पवन झुंझलाकर माँ के कमरे में गया तो मोहिनी जी ने टाई उसे पहले ही पकड़ा दी। तभी पवन जाते जाते बोला, माँ, ज़रा अपनी चीज़ ही अपने तक रखो, बच्चों को स्कूल के लिए देर हो जाती है और टाई तुम्हारे तकिए के नीचे निकलती है। माफ़ करना बेटा, आंखें अब इतनी तेज नहीं रही। माँ, हम कितना आपके लिए करें, हमारी तो जिम्मेदारियां ही बढ़ गई हैं। दिन भर आपकी सेवा में तो नहीं लगे रह सकते ना। मोहिनी जी चुप रही, कुछ नहीं बोली। बेटे के ऑफिस जाने के बाद दोनों बहुएं फिर से कमरे में बैठकर बातें करने लगी। छोटी, मैं पवन को इस बात के लिए मना रही हूँ। आज तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन कल शायद वो खुद बोले कि माँ को कहीं और भेज दें। तभी पिंकी हंसते हुए बोली, बिल्कुल दीदी, वैसे भी अनिल तो मेरी सुनता ही नहीं है। बस एक बार बात निकल जाई, फिर मैं भी अपनी तरफ से आग में घी डाल दूंगी। जब वो यहाँ नहीं रहेगी तो फिर सब कुछ हमारा होगा। पिंकी ने लालच भरी निगाहों से कहा और दोनों हंसी में डूब गईं। तभी दरवाजे के बाहर खड़ा उसका बेटा मोनू ये सब सुन रहा था। वो भागता हुआ मोहिनी जी के पास गया और बोला, दादी दादी, आप कहीं मत जाना, मम्मी और चाची आपको घर से निकालना चाहती हैं। मोहिनी जी मोनू को गले लगाते हुए बोली, बेटा क्यों रो रहा है? मैं कहाँ जा रही हूँ? मैंने सब सुना है दादी, वो कह रही थी कि आपको वृद्ध आश्रम भेज देंगे। वो आपके गहनों के बारे में भी बात कर रही थी। बेटा, कभी कभी जब अपनों की नज़रें बदल जाती हैं तो इंसान आईने से दोस्ती करना सीखता है। तो मैं भी आपके साथ चलूँगा दादी, जहाँ आप जाओगी मैं भी जाऊँगा। मोनू जिद करते हुए बोला तो मोहिनी जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, तुझे यहीं रहकर सबका सामना करना है। तू तो अच्छा बेटा है ना। तभी वहाँ छोटी बहू पिंकी आ गई। क्या हुआ बुढ़िया, क्या सिखा रही है मेरे बेटे को? कुछ नहीं बहू, मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा। मोहिनी जी बोली रही थी कि तभी पिंकी उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, चल मोनू, स्कूल जाना है, जल्दी खड़ा हो, जब देखो तब इस बुढ़िया के पीछे लगा रहता है। कहते हुए वो मोनू को खींचकर वहाँ से ले गई। कुछ देर बाद मोहिनी जी ने बाहर आकर बड़ी बहू से कहा, बहू, 1 कप दूध मिलेगा, दवा खाली पेट नहीं खा सकती। अभी दूध खत्म हो गया है माँ जी, बच्चों के नाश्ते के लिए इस्तेमाल हो गया। सरिता ने मुंह बनाते हुए कहा तो मोहिनी जी धीरे से बोली, पर बहू, दवा का समय हो गया था। अरे दवा पानी से भी खाई जा सकती है, उसके लिए दूध ज़रूरी नहीं होता। और आपके कहने पर मैं तुरंत दूध तो नहीं ला सकती ना। मोहिनी जी चुप रह गई और वापस कमरे में लौट गई। अगले दिन रविवार था तो दोनों छोटे बेटे बहू स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे। तभी छोटी बहू ने बक्सा खोलते हुए कहा, अरे ये देखो, चांदी की कटोरी और वो पुरानी चैन, पर तुम क्यों टटोल रही हो? अनिल ने कहा तो पिंकी तपाक से बोली, अरे आपके लिए ही तो कर रही हूँ। माँ से कहिए कि अब ये सब हमें सौंप दें। अब किसके लिए बचा रही हैं ये सब? तभी मोहिनी जी अंदर आते हुए बोली, अरे बहू, यह बक्सा तुम्हारे बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसे मत छुओ। तो पिंकी तेवर दिखाते हुए बोली, माँ जी, वैसे तो आप खुद कहती हैं कि सब कुछ बेटे बहू का है, फिर ये अलग से तिजोरी क्यों? मोहिनी जी की आवाज़ में गहराई छुपी थी। जो चीज़ सिर्फ यादों से जुड़ी हो वो तिजोरी नहीं होती, बल्कि स्मृतियों का हिस्सा होती है। पर बेटे बहू को ये बात कौन समझाई? मन में ये सोचते हुए मोहिनी जी चुपचाप वहाँ से वापस लौट आई। बेटे बहू ने उनके पुराने बक्से की चाबी भी ले ली। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे बहुओं के ताने भी बढ़ते जा रहे थे। अब उन्हें थाली में बासी बचा हुआ खाना परोसा जाता। रसोई में जाने पर भी पाबंदी लगा दी। माँ जी, आप रसोई में जाओगी तो कुछ गिरा दोगी
और हमारा काम बढ़ जाएगा। अपनी माँ और चाची के व्यवहार को देखकर मोनू के मन का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। उसने जब ये देखा कि दादी माँ रात को भूखी सोती है तो वो अपने हिस्से का दूध लेकर चुपचाप उनके पास चला गया। तू ना लाया कर बेटा, तेरी माँ तुझे देखेगी तो डांटेगी, मोहिनी जी ने कहा। तो मोनू उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, दादी माँ, मैं आपके लिए ऐसे कितनी डांट और मार खाने के लिए तैयार हूँ। दादी, आपने सबके लिए सब कुछ किया, फिर भी ये सब आपको क्यों तंग करते हैं, मोनू ने कहा। तो मोहिनी जी उसे समझाते हुए बोली, क्योंकि बेटा, जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ अपमान भी सहना पड़ता है। दादी, आप चिंता मत करो, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा, आप वहाँ रानी बनकर रहोगी। ये सुनकर मोहिनी जी की आंखें भर आई। तू मेरा गर्व है बेटा, पर मैं तुझे अपनी लड़ाई में ढाल नहीं बनाना चाहती। दूसरे दिन सुबह छोटा बेटा अनिल घर पर ही था तो अम्मा जी ने उससे कहा, बेटा, आज मंदिर जाना था, तेरे बाबूजी की पुण्यतिथि थी, साथ चलेगा? तो अनिल फाइल देखते हुए बोला, ओहो माँ, आज मेरी मीटिंग है, आप सरिता भाभी के साथ चली जाएं। तभी बड़ी बहू ने सीधा जवाब दे दिया, मुझे भी आज स्कूल जाना है, बच्चों की स्कूल मीटिंग में, माँ जी को कोई और ले जाए। तभी मोनू झट से बोला, मैं जाऊँ दादी के साथ? नहीं, तू अभी छोटा बच्चा है, तू कैसे लेकर जाएगा उन्हें, और तुम्हें क्या समझ है रास्ते की, छोटी बहू ने झट से कहा। तो मोहिनी जी वापस अपने कमरे में लौट गई। दोपहर में मोहिनी जी अकेली अपने बिस्तर पर बैठी, हाथ में भगवान की मूर्ति, आंखों में आंसू और मन में निर्णय कि अब ये घर, ये दीवारें मेरा आश्रय नहीं रहा। शायद वक्त आ गया है खुद के खातिर जीने का। अब आंसू नहीं बहाऊंगी, अब खुद को बदलूंगी। शायद यही समय है अपने लिए खड़े होने का। कुछ सोचकर उन्होंने निर्णय लिया और सीधी बाहर आ गई। तो दोनों बहुओं के बीच में अभी भी सास को लेकर वार्तालाप हो रहा था। तभी अचानक मोहिनी जी को सामने देखकर दोनों बहुएं हैरान रह गई। अम्मा जी, आप यहाँ? तभी मोहिनी जी ने कहा, बहू, बहुत सुन लिया तुम दोनों का और बहुत बर्दाश्त भी कर लिया। अब मेरा जो भी फैसला होगा वो मेरा अपना होगा और तुम दोनों को मेरे लिए कोई तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। माँ जी, आप तो, सरिता बोल ही रही थी कि तभी मोहिनी जी ने कठोर लहजे में कहा, अब तक मैंने सब सहा, सब सुना, लेकिन अब और नहीं, अब मैं खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला करूँगी। ये कहकर मोहिनी जी अपने कमरे में चली गई और अपनी पुरानी थैली निकाली। उसमें सिर्फ कुछ जोड़ी साड़ियाँ, भगवान की मूर्ति, बाबूजी की तस्वीर और एक छोटी सी डायरी रखी। तभी मोनू दौड़ता हुआ आया, दादी माँ, आप ये सब क्यों रख रही हो, आप कहीं जा रही हो क्या? मोहिनी जी मुस्कुराते हुए उसके आंखें पोंछते हुए बोली, हाँ बेटा, अब दादी को अपने लिए जीने जाना है। मोनू फूट फूट कर रो पड़ा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता दादी, मैं भी चलूँगा, तू यहीं रह बेटा, तू तो मेरा सपना है और मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी तरह टूट जाए। मोहिनी जी ने उसे समझाया और बेटों की बेरुखी, बहुओं के ताने और अपमान से तंग आकर मोहिनी जी घर से निकल ही गई। उन्होंने एक निर्णय लिया कि चुप रहकर अपमान सहने के बजाय वो खुद के लिए रास्ता चुनेगी। घर में सब अपने काम में व्यस्त थे। किसी को पता नहीं चला कि अम्मा जी कब दरवाजे से निकल गई। उनके पैरों में टूटी चप्पल थी, लेकिन अब उनका आत्मसम्मान था। एक ऑटो वाले से उन्होंने पूछा, बेटा, यहाँ कोई आसपास वृद्ध आश्रम है क्या? तो ऑटो वाले ने कहा, माँ जी, एक है प्रेमा आश्रम, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा, अब जीवन में किसी का भार नहीं बनना चाहती, अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। शाम को जब मोनू ने सबको बताया कि दादी घर से चली गई है तो पूरे घर में एक सन्नाटा सा छा गया। पवन गुस्से में बोला, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, माँ को इस हालत में जाने दिया? तो सरिता मुंह बनाते हुए बोली, हमने तो कुछ नहीं कहा, वो खुद ही चली गई। तो पास में खड़ा मोनू कड़क लहजे में बोला, आप सबने मेरी दादी माँ को मजबूर किया, आपने उनका दिल तोड़ा, इज्जत छीनी, और अब जब वो चली गई तो आपको चिंता हो रही है। ये कहकर मोनू
रोते हुए कमरे में चला गया। उधर जब मोहिनी जी वृद्धाश्रम पहुंची तो वहां की संचालिका सविता ने उन्हें गले से लगाकर पूछा, माँ जी, आपका कोई नहीं है? तो मोहिनी जी ने सीधे से जवाब दिया, थे तो बहुत, पर अब किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। अच्छा, इसका मतलब आप हमारी अम्मा जी हैं। यहाँ सब आपके बच्चे हैं, सविता ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें एक छोटा सा कमरा दिखाया जिसमें एक खाट, एक अलमारी और एक खिड़की थी जिसमें से बाहर एक नीम का पेड़ दिखता था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अम्मा जी, ये आपका कमरा है, पर इसे अपना घर समझिए। यहाँ सब आपके अपने हैं। तो मोहिनी जी थोड़ा हिचकते हुए बोली, अब किसी को अपना कहने से डर लगता है बहन जी, पर कोशिश करूँगी। रात को वृद्धाश्रम के एक कमरे में मोहिनी जी ने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा, आज मैंने पहली बार खुद के लिए जीने का निर्णय लिया है। कोई बेटा बेटी नहीं चाहिए, अब बस मैं और मेरा आत्मसम्मान साथ रहेंगे। कमरे की दीवारों पर ना कोई घड़ी थी, ना टीवी, लेकिन फिर भी अम्मा जी के चेहरे पर शांति पसरी थी, क्योंकि वृद्धाश्रम में नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। वो एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ा रही थी। वृद्धाश्रम की दीवारें भले ही थोड़ी पुरानी हो, लेकिन वहाँ की हवा में सुकून था। वो सुकून जो अपनेपन की कमी के बीच भी अपनापन खोज लेता है। अगले दिन सुबह मोहिनी जी बाग में बैठी थी, तभी वहाँ 4 वृद्धजन उनके पास आकर बैठे। श्यामलाल जी, जिनके बेटे ने जमीन हड़प कर निकाल दिया था, कमला देवी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, अशोक जी, जिनका परिवार विदेश चला गया, और एक सुमित्रा देवी, विधवा महिला, जिनको समाज ने अशुभ कहकर ठुकरा दिया। तभी कमला जी ने हंसते हुए नमस्ते किया और बोली, पहली बार आई हो क्या बहन जी? चेहरे पर तो अभी भी घर की मिठास बाकी है। तो मोहिनी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद वो मिठास अब यहाँ की हवा में भी घुल जाएगी। तभी श्यामलाल जी ने कहा, यहाँ सबका अतीत भारी है बहन जी, पर हम सब ने अब जीना सीख लिया है, आप भी सीख जाओगी। तो मोहिनी जी ने गंभीर स्वर में कहा, अब जीना नहीं सीखना, कुछ करना है, ताकि जो हमने सहा है वो औरों को ना सहना पड़े। यही अब मेरा मकसद है। मोहिनी जी ने प्रस्ताव दिया कि एक छोटा पुस्तकालय बने जहाँ वृद्धजन पढ़ सकें और अनाथ बच्चों को भी बुलाया जाए। तभी वृद्धाश्रम की संचालिका सविता जी आश्चर्य से बोली, आप खुद ही चलाएंगी? तो मोहिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शुरुआत मुझे ही करनी होगी। अब तक मैंने चुपचाप सहा है, अब वक्त है बोलने और सीखने का। किताबें एक एक करके व्यवस्थित की गई। मोहिनी जी ने वृद्धाश्रम की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और बोली, हम सब हाथ पैर से लाचार नहीं हैं, हम सब में हुनर है, कढ़ाई सिलाई, अचार बनाना, चटनी पापड़, तो फिर क्यों ना हम इससे थोड़ा कमाएं, ताकि हमारी वृद्धाश्रम की संचालिका को भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। सबने पहले संकोच किया, लेकिन फिर सब तैयार हो गए। धीरे धीरे मोहिनी जी ने वहाँ सेवा कार्य शुरू किया। उनके व्यवहार, अनुशासन और करुणा ने सभी को उनका मुरीद बना दिया। उन्होंने वृद्धाश्रम में आत्मनिर्भर बुजुर्ग योजना शुरू की, जिसमें बुढ़ापे में भी हुनरमंद लोग छोटे काम कर सकते थे, जैसे अचार बनाना, कढ़ाई करना, बच्चों को ट्यूशन देना। बहन जी, कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में हम कुछ नया कर सकते हैं, कमला जी ने कहा। तो मोहिनी जी बोली, जब तक सांस है तब तक प्रयास है, और जब तक हिम्मत है तब तक हम बोझ नहीं, उदाहरण हैं। 1 महीने बाद एक स्थानीय मेले में मोहिनी जी के बनाए गए अचार और पापड़ बिके, वो भी हाथों हाथ। एक एनजीओ ने उन्हें 10,000 का पहला ऑर्डर दिया। तो श्यामलाल जी ने कहा, लगता है आज खुद को फिर से जीवित पाया है बहन जी। तभी वृद्धाश्रम की संचालिका भी भाव विभोर होकर बोली, आपने इस आश्रम में जान डाल दी है माँ जी। अब आप सिर्फ अम्मा नहीं, अम्मा जी हैं, पूरे परिवार की नहीं, पूरे समाज की। अगले दिन एक युवा पत्रकार जो बुजुर्गों के लिए काम कर रहा था, मोहिनी जी की कहानी सुनकर मिलने आया। माँ जी, क्या मैं आपकी कहानी सबको बता सकता हूँ? तो मोहिनी जी ने कहा, अगर इससे
किसी और माँ को अपमान सहने से बचाया जा सकता है तो क्यों नहीं लिखो, लेकिन ये भी लिखना कि सहनशीलता माँ की पहचान है, पर चुप्पी उसकी मजबूरी नहीं। अब प्रेम आश्रम का नाम इस चार दीवारी से निकलकर समाज में फैल चुका था। बुजुर्गों के लिए नए शहर से नई उम्मीद जाग उठी थी। मोहिनी जी अपने कमरे में बैठी, पास में एक डायरी जिसमें उन्होंने लिखा, अब मैं घर की चार दीवारों में बंद नहीं हूँ, मैं अब खुद का रास्ता हूँ, औरों के लिए एक दीपक भी। वो अब सिर्फ एक वृद्ध महिला नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रेरणा बन गई थी। समाज की माँ, जिसमें एक साधारण बुजुर्ग महिला जो अपने ही घर में उपेक्षित थी, अब पूरे समाज की प्रेरणा और सम्मान की प्रतिमूर्ति बन गई थी। एक स्थानीय समाचार चैनल पर विशेष कार्यक्रम चल रहा था। सिर्फ खबर नहीं, उदाहरण बन चुकी है अम्मा जी। एंकर ने भावनात्मक स्वर में कहा कि इनकी उम्र भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उनके विचार और साहस आज के युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। एक माँ जो अपनों से तिरस्कृत होकर भी समाज की माँ बन गई है। अगले ही पल टीवी स्क्रीन पर मोहिनी जी प्रेमाश्रम के आंगन में बैठी वृद्धों को सिखाते हुए दिखाई दी। तभी उनका बड़ा बेटा पवन अपने ऑफिस में बैठा था। सामने क्लाइंट बैठे थे। तभी एक सहकर्मी ने कहा, अरे पवन भाई, ये टीवी देखिए, ये तो आपकी माँ है ना। कमाल कर दिया उन्होंने। पवन ने सिर उठाया और जैसे ठगा सा रह गया। टीवी पर अम्मा जी आत्मनिर्भर वर्धा की मसीहा चल रहा था। तभी क्लाइंट ने कहा, पवन, आपने बताया नहीं कि आप इतनी बड़ी शख्सियत के बेटे हैं। गर्व की बात है, क्या आप उस अम्मा जी के बेटे हैं जो आजकल सबकी प्रेरणा बन गई है। पवन शर्म से पानी पानी हो गया। पवन के हाथ कांपने लगे, आंखें शर्म से झुक गई। वो कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसे याद था कि माँ उन लोगों के कारण ही घर से जाने को मजबूर हुई थी। जिला प्रशासन ने मोहिनी जी को नारी शक्ति सम्मान से नवाजा। हम सम्मानित हैं कि हमारे क्षेत्र की बुजुर्ग महिला ने न केवल खुद को खड़ा किया बल्कि सैकड़ों को आत्मनिर्भर बनाया। आप आज सिर्फ अम्मा नहीं, समाज की माँ हैं। तालियों की गड़गड़ाहट में मोहिनी जी मंच पर खड़ी थी, हल्की मुस्कान, लेकिन चेहरे पर एक अलग सा तेज। उन्होंने माइक लिया और बोली, मैं कोई महान नहीं हूँ, बस मैंने सहने के बजाय जीने का रास्ता चुना। और ये बात हर बुजुर्ग को समझनी चाहिए। सम्मान किसी की दया नहीं, खुद की समझ से पाया जाता है। यह सुनकर मंच पर एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अब सब लोग उन्हें अम्मा जी कहकर संबोधित करते थे, जैसे वे किसी एक घर की नहीं बल्कि पूरे समाज की माँ बन गई हों। अम्मा जी का संदेश, बुजुर्गों की शक्ति, आत्मनिर्भर दादी। ये वीडियो क्लिप्स लाखों लोगों तक पहुँचे। दिल्ली के एक एनजीओ ने उन्हें वृद्ध सशक्तिकरण ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इधर मोहिनी जी की दोनों बहवें सरिता और पिंकी टीवी देख रही थी। चेहरे पर ना रौनक थी ना चैन। सरिता ने घबराते हुए कहा, अरे पिंकी, देखो ना, माँ जी तो अब प्रसिद्ध हो गई हैं, लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। तभी पिंकी घबराकर बोली, अब तो वो लौटेंगी भी नहीं। अरे अगर लौट भी गई तो क्या अब हम उन्हें मुंह दिखा सकते हैं? पवन ने अंदर आते हुए कहा, हमारे बर्ताव की वजह से ही तो वो घर छोड़कर चली गई थी और हमने एक बार भी उन्हें बुलाया नहीं, ना ही रोका। कितने बुरे हैं हम सब। मोनू भी अब बड़ा हो गया था। उसने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, आप सब ने उन्हें क्यों नहीं रोका? मम्मी, आप बहू थी पर बेटी क्यों नहीं बनी? तो पिंकी गंभीर होकर बोली, शायद हम सब ने रिश्तों का मतलब खो दिया था और वो माँ बनकर भी सबका दायित्व निभा गई। प्रेम आश्रम में अब हर उम्र के लोग आने लगे थे, कुछ मार्गदर्शन लेने, कुछ सेवा करने, कुछ सिर्फ उन्हें देखने। एक दिन एक बेटी आई और बोली, अम्मा जी, मुझे भी बड़ी होकर आपकी तरह बनना है। तो मोहिनी जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरी तरह नहीं, खुद की तरह बनो। बस जो सही हो उस पर अडिग रहना सीखो। उस रात मोहिनी जी अकेली बैठी थी। पास में पुरस्कार, सम्मान और एक पुराना बक्सा जिसमें पति की तस्वीर थी। उन्होंने धीरे से तस्वीर को देखा और बोली, हमने जो सपना देखा था उसे अपनों ने तोड़ दिया।
पर अब मैंने उसे समाज के सहारे फिर से जोड़ लिया है। उनके डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, अब मैं किसी घर की बुजुर्ग नहीं बल्कि हर रिश्ते में चेतावनी और प्रेरणा बन चुकी हूँ। मैं माँ हूँ जो सिर्फ जनती नहीं जगाती भी हूँ। अम्मा जी अब सिर्फ अपने बच्चों की माँ नहीं पूरे शहर की अम्मा जी बन गई। टीवी चैनल सोशल मीडिया पर उनकी सेवा कार्य की चर्चा हो रही थी। बड़े टीवी स्क्रीन पर फिर से अम्मा जी का इंटरव्यू चल रहा था। मैंने अपनों को कभी बुरा नहीं कहा, बस उन्हें छोड़ दिया। और जब आप किसी को छोड़ देते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि आपने क्या खोया है। यह देखकर पवन ने रिमोट नीचे फेंक दिया। सरिता चुपचाप खड़ी रही और अनिल और पिंकी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी पवन ने गंभीर स्वर में कहा, हमने माँ को इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। अब वो पूरे समाज की माँ बन गई है, लेकिन अब हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तभी छोटी बहू पिंकी ने कहा, कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन शर्म से आंखें चुरानी पड़ेंगी। पूरे समाज में अब उनके बेटे बहू की थू थू होने लगी। लोग उनको देखकर आपस में बातें करते। ऑफिस में भी पवन की बहुत बेइज्जती होती। लोग कहते कि इन लोगों ने अपनी वृद्ध अम्मा को घर से निकलने को मजबूर कर दिया। लेकिन फिर भी अम्मा जी इतनी महान हैं कि वो अपने बेटे बहुओं को कोई दोष नहीं देती। ये उनका बड़प्पन है। उनके बेटे टीवी पर देखते कि जिससे वो पीछा छुड़ा रहे थे वही अब समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। उन्हें आत्मग्लानि होती। मीडिया उनके घर पहुंची सवाल पूछने के लिए, तो बेटे बहुएं आत्मग्लानि के कारण आम आदमी से माफ़ी मांगने को तैयार थे। अब वो मोड़ आ गया था जब बेटे बहुओं को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हो रहा था। एक दिन सुबह दोनों बेटे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्रेमा आश्रम पहुँचे तो दरवाजे पर कमला बहन जी उन्हें देखकर ठिठक गई और धीरे से बोली, अभी याद आई है अम्मा जी की, तुम जैसे बेटे बहू भगवान किसी को ना दे। पवन गंभीर स्वर में बोला, हम उनसे माफ़ी मांगने आए हैं, चाहे वो हमें अपनाए या नहीं। बस एक बार हमें माफ़ कर दे। आखिर गलतियां तो इंसान से ही होती हैं और वो माँ है हमारी, हमें ज़रूर माफ़ कर देंगी। ये कहते हुए वो आगे बढ़े तो आंगन में मोहिनी जी तुलसी में पानी दे रही थी। तभी मोनू दौड़ता हुआ आया और उनके पैरों से लिपट गया और रोते हुए बोला, दादी अब हम सब आ गए हैं, आप लौट चलो ना घर। तो मोहिनी जी ने मोनू को प्यार से गले से लगा लिया, माथे को चूमा, पर बेटे बहू की ओर नहीं देखा। दोनों भाई अम्मा जी के पैरों में गिर पड़े। माँ हमें माफ़ कर दो, हम समझ नहीं पाए। अब जब पूरी दुनिया आपको अम्मा जी कह रही है तो हमें समझ आया कि हम क्या खो चुके हैं। तभी छोटे बेटे ने कहा, माँ हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती, हमने घर को घर नहीं रहने दिया। तभी बड़ी बहू भी बोल उठी, हमने आपका सुख चैन छीन लिया। अब अगर क्षमा ना भी करो तो भी हमें दंड दो माँ जी, पर हमें एक बार गले से लगा लो, हमें माफ़ कर दो, हम आपको घर ले जाने आए हैं। तभी मोहिनी जी ने सिर उठाया और बहुत ही स्थिर स्वर में कहा, माफ़ कर दूंगी क्योंकि माँ हूँ, लेकिन भूलूंगी नहीं क्योंकि इंसान भी हूँ। तुम लोगों ने मुझे उस उम्र में ठुकराया जब सहारा चाहिए था। अब जब समाज ने मुझे अपना लिया है तो अब मुझे वापस उस जगह पर लौटने की ज़रूरत नहीं। तभी बेटे बहुएं सब झुककर मोहिनी जी के चरणों में बैठ गई। तो मोहिनी जी ने कहा कि अब ये घर मेरा है और ये लोग मेरे अपने हैं। अगर आप लोगों ने मुझे दिल से अपनाया होता तो मैं कभी जाती ही नहीं। तभी मोनू के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दादी मुझे भी अपने पास रख लो, मैं भी सेवा करूँगा। तू तो हमेशा मेरा ही रहा है बेटा, जब भी तेरा जी चाहे तू यहाँ आ जाना, हम मिलकर सेवा करेंगे। कहते हुए मोहिनी जी ने अपने बेटों की तरफ देखा और बोली, अब मुझे घर की नहीं समाज की ज़रूरत है, लेकिन माँ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। तो पवन ने कहा, क्या हम आपको समय समय पर देखने आ सकते हैं माँ? तो मोहिनी जी धीरे से बोली, हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी माँ नहीं समाज की माँ हूँ। मिलने आओ लेकिन लेने नहीं। अब मुझसे कोई अपेक्षा मत रखना कि मैं अब उस घर में वापस लौटूंगी। अम्मा जी की बात सुनकर
बेटे बहुएं सिर झुकाए वहाँ से चले गई, लेकिन इस बार अफसोस में नहीं, श्रद्धा में। अम्मा जी वापस तुलसी के पास बैठी और धीरे धीरे अपनी डायरी खोली और लिखा कि रिश्ते वही जो समय पर साथ दें और माँ वही जो सब कुछ सहकर भी राह दिखाए। अब मैं नहीं चाहती कि कोई माँ उपेक्षित हो। अब मेरी डायरी नहीं, मेरी आवाज़ बोलेगी। अब प्रेमा आश्रम सिर्फ एक वृद्ध आश्रम नहीं, बल्कि एक सेवा संस्थान, एक प्रेरणा केंद्र बन चुका था। गेट पर एक तख्ती लग गई थी, अम्मा सेवा धाम, जहाँ बुजुर्ग बोझ नहीं अनुभव हैं। मोहिनी जी ने अपनी सारी संपत्ति एक वृद्ध आश्रम ट्रस्ट को दान कर दी। मोनू को अपना उत्तराधिकारी बनाया जो इस सेवा भाव को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने एक पहल शुरू की थी, आत्मसम्मान पाठशाला, जहां वृद्ध महिलाएं और पुरुष दूसरों को हुनर, शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाते हों। हर सप्ताह आसपास के गांव से महिलाएं और बच्चे आते। एक दिन एक महिला ने कहा, अम्मा जी, आप में इतना साहस कहाँ से आया? तो मोहिनी जी ने शांत स्वर में कहा, जब रिश्ते टूटते हैं तब इंसान दो रास्ते चुनता है बेटा, या तो बिखर जाए या खुद को जोड़कर दूसरों के लिए रास्ता बनाए। मैंने दूसरा रास्ता चुना और आज सम्मान के साथ जी रही हूँ। कुछ दिन बाद उन्हें एक भव्य कार्यक्रम में नारी प्रेरणा पुरस्कार के लिए मंच पर बुलाया गया। श्रीमती मोहिनी देवी, जिन्हें अब पूरा देश अम्मा जी के नाम से जानता था, तभी मंच पर आवाज़ आई कि उनका जीवन एक आदर्श है। परिवार ने ठुकराया, लेकिन उन्होंने देश को अपनाया। इन्होंने साबित कर दिया कि बुजुर्ग कमज़ोर नहीं, समाज की नींव हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तभी मोहिनी जी ने पुरस्कार ग्रहण किया और बोली, मैं किसी कुर्सी या मंच की भूखी नहीं हूँ। मेरी असली खुशी तब होगी जब हर घर में माँ को सम्मान मिलेगा और हर बुजुर्ग को जीवन जीने की आज़ादी। अंत में मोहिनी जी ने कहा कि मैंने रिश्तों से बहुत कुछ सीखा, प्यार भी और तिरस्कार भी, पर अंत में मैंने खुद को पाया। और अब मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी कहानी, मेरी लड़ाई और मेरी विरासत। मैं अब सिर्फ किसी की माँ नहीं, बल्कि हर उस इंसान की आवाज़ हूँ जो चुप रहा पर अब चुप नहीं रहेगा। तभी एक बार फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, और जो अपनी माँ के साथ अन्याय करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। परिवार में सच्चा सुख और शांति तभी आती है जब घर में प्यार और सम्मान बना रहे। जो लोग माता पिता का साथ छोड़ देते हैं उनकी किस्मत भी कभी साथ नहीं देती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।